हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, ये हिंदी कक्षा 9 की हिंदी एनसीईआरटी की हिंदी का पाठ 1 है। दो बैलों की कथा। पाठ का जो बुक का नाम है वो है क्षितिज। क्षितिज हिंदी की बुक है और इस पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। पाठ पढ़ने से पहले सभी पुस्तकों में, सभी पाठों में पाठ परिचय और लेखक के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। तो हम इनके राइटर के बारे में जान लेते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो आप इनका लगा सकते हैं कि 1880 में इनका जन्म हुआ और 1936 में इनका देहांत हो गया। तो कुल 56 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। तो बहुत कम उम्र में इनका देहांत हो गया था। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रम भूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ये इनके बारे में दिया हुआ है। इनके जो ज़्यादातर लेखन है वो किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन जैसी इनकी रचनाओं के मूल विषय होते थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें बहुत ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब हम पाठ के बारे में जान लेते हैं। पाठ दो बैलों की कथा क्या है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि किसान का और पशु का कितना भावनात्मक संबंध होता है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो जो इस कथन का मूल विषय है, इस कथा का जो मूल विषय है वो एक तो है कि जो हमारे किसान होते हैं और उनके जो पशु होते हैं उनका आपस में कितना गहरा संबंध होता है। मनुष्य और पशुओं के संबंध के ऊपर है। सेकंड, इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता जो है वो मांगने से नहीं मिलती, उसको जबरदस्ती छीनना पड़ता है आज़ादी को। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो इस प्रकार से ये बताती है कि आज़ादी से ये कहानी किस तरीके से, आज़ादी के आंदोलन से किस तरीके से जुड़ी हुई है, कि हमें आज़ादी उस वक्त जो है आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था जिस टाइम ये कहानियाँ लिखी जा रही थी। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। कथा दो बैलों की कथा। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। इसमें लिखा है परले दर्जे का। परले दर्जे का मतलब जो हाईएस्ट लेवल पे हम किसी को कहते हैं कि यह सबसे हाईएस्ट लेवल पे बेवकूफ़ है, तो परले दर्जे का उसे कहा जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई ये गधा है। जब हम सोचते हैं कि ये बंदा सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है तो वो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ये कहना चाह रहे हैं लेखक कि गधा रियली में बेवकूफ़ होता है या उसमें जो सीधापन होता है उसकी वजह से उसको ये कह दिया गया है। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत करीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन गधे को कभी क्रोध करते देखा सुना नहीं। आपने कभी देखा है गधे को क्रोध करते? गधा हमेशा सीधा शांति रहता है। गाय का भी बता दिया है, गाय की सीधी है होती है, लेकिन कई बार ये भी सींग मार देती है। कई बार कुत्ता भी जब उसको छेड़ते हैं तो कुत्ते को भी गुस्सा आ जाता है। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखेगी।
वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कुलेल होता है जब गधा खुश होता है तो वो एक अजीब प्रकार की आवाज निकालता है, तो उसे बताया है कि वैशाख एक हिंदी का महीना है, कि वैशाख में एक आध बार कुलेल कर लेता हो, लेकिन हमने गधे को भी खुश होते हुए भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप में छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। गधे की तुलना ऋषि मुनियों से यहाँ पर की जा रही है कि जो ऋषि मुनियों के अंदर गुण होता है, हर स्थिति में शांत रहना, हर परिस्थिति में, सुख दुख में, लाभ हानि में सेम एज रहना, वो गधे की तुलना ऋषि मुनियों से यहाँ की गई है। क्योंकि ऋषि मुनि भी चाहे अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो खुशी हो, हमेशा वो सेम रहते हैं, समान रहते हैं। तो इसी प्रकार गधे को भी ये कहा गया है कि वो हर स्थिति में समान रहता है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन इंसान के अकॉर्डिंग गधा क्या होता है? बेवकूफ़ होता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। ये स्थिति बता रही है कि दूसरे देशों में जब भारतीय जाते थे तो भारतीयों के जाने पर वहाँ पर उनके साथ हमेशा बुरा व्यवहार होता था। उस बुरे व्यवहार के लिए बताया गया कि भारतीय जो हैं वो हमेशा अपने लिए 2 पैसे बचा कर रखते हैं, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, शराब नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी वो इतने सीधे होने के बावजूद भी उनका कहीं पर आदर नहीं होता। कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाती तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब इसमें संज्ञा दी गई है गधे के छोटे भाई की बैल को, कि बैल भी जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। इसी में बैल को ही संज्ञा दी गई है बछिया के ताऊ की। ये कहा गया है कि जो गुण गधे के अंदर होते हैं वही कुछ मिलते जुलते गुण बैल के अंदर भी होते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। जो लोग ये सोचते हैं कि बैल भी बहुत बेवकूफ़ टाइप का जानवर है, तो ऐसा नहीं है। वो कई बार अड़ियल प्रकार का भी होता है, मारता भी है, लेकिन गधा सर्वश्रेष्ठ है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी एक व्यक्ति का नाम है, उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। ये बैलों की कोई जाति होती होगी। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, अपने आचारों का आदान प्रदान करना, जिससे हमने एक इंग्लिश में वर्ड दिया है कम्युनिकेशन। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जो मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताता है जीवों के अंदर, लेकिन उस जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर भी वो शक्ति नहीं थी जो उन दोनों के अंदर थी, जो आपस में वो एक दूसरे की बात बिना कहे समझ लेते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह क्या होता है? युद्ध। विग्रह को हिंदी में युद्ध बोलते हैं। विनोद क्या होता है? विनोद होता है हंसी मजाक। आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए भी ढोल धप्पा होने लगता है। कई बार हम अपने मित्रों के साथ आपस में लड़ लेते हैं, मस्ती करते हैं, तो इसी तरीके से वो दोनों भी मस्ती करने के वजह से आपस में कई बार अपने सींग आपस में एक दूसरे से भिड़ा लिया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता।
अगर किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा औपचारिकता हो, फॉर्मेलिटीज़ हो, तो वो रिश्ता कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि रिश्ता एक्चुअल नहीं है। जब तक उस रिश्ते के अंदर लड़ाइयाँ ना हो, थोड़ी नोक-झोंक ना हो, तो वो रिश्ता रिश्ते जैसा लगता नहीं है। जिस वक़्त ये बैल दोनों हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला-हिला कर चलते, उस वक़्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दोनों बैल आपस में जब उनका काम करते थे खेत में, तो उन दोनों के दिमाग में यही रहता था कि ज़्यादा बोझ मेरे पर रहे। हीरा भी सोचता था कि ज़्यादा बोझ मेरे पर रहे और मोती पर ना जाए, और मोती ये सोचता था कि ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर रहे और ये हीरा पर ना जाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। दोनों में इतनी मित्रता थी, इतना प्यार था कि एक साथ ही वो खाना खाते, एक साथ ही हटा लिया करते मुंह। अगर एक ने खाना छोड़ दिया तो दूसरा भी उसको छोड़ देता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झूरी ने दोनों बैल अपने साले को दे दिए और उसको उन्हें घर तक ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। जब जूरी ने दोनों बैल अपने साले, गया जो है, गया नाम का एक व्यक्ति है जो जूरी का साला है, उसने अपने साले को ये दोनों बैल दे दिए थे, तो उस वक्त उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था बैलों को कि हमें बेचने वाले तुम कौन होते। अगर उन दोनों को भगवान ने, अगर उन्हें जीभ दी होती, वाणी दी होती, बोलने की शक्ति दी होती, तो वो उनसे पूछते कि तुम हम दोनों गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। ये सवाल जो है, लेखक बैलों के माध्यम से कहना चाह रहा है कि बैलों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उस वक्त उठे जिस वक्त झुरी उनको गया के साथ भेज रहा था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। संध्या समय, शाम के समय जो है, झुरी ने उनको अपने साले को दे दिया था, तो उनका साला जो है वो गया नाम का व्यक्ति था, वो उनको अपने घर पर ले गया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दोनों इतने परेशान थे कि हालांकि वो पूरे दिन से भूखे थे, लेकिन उन्होंने गया के घर जाने के बाद, जब वो नांद क्या होती है, नांद वो होती है जिसमें जानवरों के लिए चारा रखा जाता है, उन्होंने एक भी मने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगाने उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने आपस में कुछ बातचीत की, दोनों बैलों ने, और वो चुपचाप लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता का मतलब जब रात हो गई और सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए। पगहे क्या होते हैं, खूंटे जिनसे बैल या गाय भैंस बांधी जाती हैं, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल उठकर सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए दोनों बैल। सुबह तो झूरी जब सोकर उठा तो देखा कि मेरी चरनी, मेरी देहरी पर ये खड़े हुए हैं, और दोनों की आंखों में जो है लड़ाई वाला प्यार झलक रहा था कि तुमने हमें भेज कैसे दिया, हम तुम्हारे यहाँ रह रहे थे, हमने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। तो वो स्नेह जो है बैलों की आंखों में झलक रहा था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था।
घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद मतलब जिस तीसरे बच्चे ने वो बोला था कि बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी है, तो कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से उन दोनों बैलों की प्रतिक्रिया होती थी, उन दोनों बैलों का रहन सहन था, उस चीज़ से उनके अंदर इतनी बुद्धि थी कि वो मनुष्यों को भी माफ कर देते थे अपनी बुद्धि में। तो जब तीसरे बच्चे ने बोला कि उस जन्म के आदमी है, तो किसी ने उस बात को काटा नहीं, किसी ने उस बात को उस पर तर्क नहीं किया कि तुम बैलों को आदमी कैसे कह सकते हो। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। जो जूरी की पत्नी थी वो उन दोनों बैलों को देखकर जलती थी। जूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? जूरी बोला कि नमक हराम नहीं है, उसने इन्हें खिलाया नहीं होगा, इसलिए क्या करते, अपने घर आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, अरे भागे इसलिए कि तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी हाकी कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सी कहोगे। मजदूर को ये टेंशन थी बेचारा कि अगर मालकिन ने देख लिया कि मैंने इनको खली दी है तो मालकिन मुझे मार डालेगी, तो उसने बेचारे ने मना कर दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। उसकी उसने दोनों को अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। मोती को ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन हीरा थोड़ा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी, सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। झूरी ने कभी अपने बैलों को मारा नहीं, लेकिन यहाँ पर उनको मार पड़ी। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया नहीं तो बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मुंह भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली होती, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमी के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का इतना ही भाग आपको सब बता रही हूँ। इसके दूसरे पार्ट के लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 9th क्लास की एसएसटी की वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसमें इतिहास का पहला पार्ट, भूगोल का पहला पार्ट और व्याकरण के और जीके के कुछ वीडियोस हैं।
सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।